जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है व अभिनंदन है। हमारे इस चैनल में एजुकेशन से रिलेटेड एवं हर कक्षाओं के हर विषयों का वीडियो दिया जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए सामान्य प्रश्नों का वीडियो निःशुल्क दिया जाता है। और बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे चैनल में हर चैप्टर को बहुत ही सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित वे सारी प्रश्न जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आने वाली है। दोस्तों, हम आज की जो हिंदी टेस्ट है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं यह जो आपके लिए जो आने लायक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। पहला प्रश्न, अपने पराये की भावना वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, यहाँ पे कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका जो रिश्ता से संबंधित कारक होता है, जो संबंध कारक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंध कारक बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन दिया है य र ल व, बी स श स ह, सी च छ ज झ, डी श श य व। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए उष्ण व्यंजन, जिसमें आपके व्यंजन वर्ग होते हैं स्पर्शी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, है ना। तो इसमें से जो उष्ण व्यंजन होता है दोस्तों 4 होते हैं, जो कि तीनों स और ह, है ना। तो इसमें ऑप्शन में देखिए बी तीनों स और ह, ये आपका उष्ण व्यंजन है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा बी श श स ह। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे वर्तनी शुद्ध देखेंगे, ए प्राकाथन, बी प्राक्थन, सी प्रकथन, डी प्राक्थन। तो दोस्तों, यहाँ पहला ऑप्शन आधा क है, परंतु क में आ की मात्रा है, प्राकाथान। बी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें क आधा का और क नहीं है। सी प्रकथन, इसमें आ की मात्रा नहीं है प्रा में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी प्राकथन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्रश्नों के यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। नहीं है, तो आंख का जो पर्यायवाची है हम जानते हैं दोस्तों, नेत्र है, दृष्टि है, नयन है, ये आंख का पर्यायवाची है ना। और ये जो ऑप्शन डी दिया है अस्त, ये अस्त पर्यायवाची नहीं है आंख का, क्योंकि अस्त उदय और अस्त, मतलब हम कहते हैं सूर्य अस्त हो गया है, तो यहाँ पे अस्त जो है नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है 5वें नंबर पर, निम्न में से गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन गजानन, गणेश जी को हम गजानन भी कहते हैं, विनायक भी कहते हैं, और डी ऑप्शन पर है गणपति, गणपति को भी हम गणेश को गणपति के नाम से भी पुकारते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कलानिधि, ये जो कलानिधि है ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमुखी, चंद्र का यह पर्यायवाची है, हम चंद्रमा को कलानिधि कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कलानिधि।
बहुत ही सुंदर प्रश्न। उष्ण का विलोम शब्द है उष्मा। तो उष्मा का विलोम शब्द ए ऑप्शन शीतलता, बी गर्म, सी होठ, डी वाष्प। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए शीतलता। 7वें नंबर पर प्रश्न है, चार वेदों को जानने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है। तो चार वेदों के लिए हम कहते हैं, आप लोग सुने होंगे मजाकी तौर पर, दो मुखी है उसको द्विमुखी, है ना, त्रिमुखी है उसको त्रिमुखी, और चतुर्थ मुखी है उसको चतुर्वेदी, ऐसे कह देते हैं। इसी प्रकार चार वेदों को जानने वाला के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है, तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है 8वें नंबर पर, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से 3 ऑप्शन शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है और एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत है। तो ए ऑप्शन उपरयुक्त दोस्तों ये सही वर्ड लिखा हुआ है, सही शब्द है। सी है पूजनीय, पूजनीय भी सही है। डी महीना। तो इसमें व्यंग जो शब्द है बी ऑप्शन का, ये दोस्तों अशुद्ध है, क्योंकि इसका जो सही होता है व्यंग्य, है ना, ये व्यंग्य होगा इसका। तो ये आपका जो अशुद्ध विकल्प होगा आपका बी ऑप्शन। बहुत ही बेहतर प्रश्न दोस्तों, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, वाक्य का शुद्ध रूप है। तो ए ऑप्शन दिया है तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हुआ। ठीक है, मेरा मन दो यहाँ पे शब्द जुड़ रहा है। बी ऑप्शन है तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। सी तुम्हारे आने से मैं मन से गदगद हो गया। डी ऑप्शन पर दिया है तुम्हारे आने पर मैं मन से गदगद हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो आपका बी ऑप्शन है, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, है ना, तुम्हारे आने से मैं क्या हो गया, गदगद हो गया। उसमें मन की और आवश्यकता नहीं है। मैं जब स्वयं गदगद हो जा रहा हूँ तो मन भी गदगद है ना, तो मैं गदगद हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। 10वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। युग्म मतलब जो जोड़ी बना हुआ है वो कौन सा शुद्ध है। ए ऑप्शन दिया है बारात बसंत, है ना, बी बारात बसंत, सी बारात वसंत, डी बारात वसंत। दोस्तों बहुत से बोला जाता है कि जो बारात शब्द है रात ये सही माना जाता है, परंतु यहाँ पे शुद्धता और अशुद्ध की दृष्टि से हम देखेंगे तो जो बारात है बारात ये सही शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध युग्म है बारात और बसंत, बी ऑप्शन। ठीक है, परंतु यहाँ पे देखेंगे कभी कभी बहुत से कंपटीशन एग्जाम में जो बारात है उसको भी सही माना जाता है। यहाँ पे शुद्ध रूप से मानेंगे हम बारात और बसंत, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 11, मेहतरानी का पुल्लिंग है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं हिंदी में पुल्लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग पुल्लिंग, है ना, और यही संस्कृत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग और उभयलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मेहतरानी का जो पुल्लिंग है वो कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए मेहतर। मेहतर आपका पुल्लिंग शब्द होगा और मेहतरानी इसका स्त्रीलिंग होगा। प्रश्न 12 नंबर का है, निम्न में से कौन बहुवचन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को देखेंगे, बहुवचन नहीं है ना। तो हमने अभी देखे हैं लिंग जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग
और संस्कृत में एक उभयलिंग भी होता है। इसी प्रकार जो वचन हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, है ना। तो इसमें संख्यात्मक यह जानकारी हमें मिलता है इसमें से, वचन में से। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जो लोग है, प्राण है, सी ऑप्शन का घर घर है, ये जो है तीनों आपका बहुवचन में आता है ना। और तिथि है, तिथि एक वचन है। इसको बहुवचन बनाने के लिए हम तिथियाँ भी हम कर सकते हैं, है ना। तो ये तिथियाँ बनाकर हम बहुवचन बनाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नहीं है, तो तिथि बहुवचन नहीं है। और बाकी लोग, प्राण, घर घर ये बहुवचन हैं। अगला प्रश्न है, ढ का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों हम व्याकरण में डिटेल से हम पढ़े हैं, जो स्पर्शी व्यंजन है क, जो क वर्ग कंठस्थ, है ना, च वर्ग तालव्य तालु से होता है, और ट वर्ग है वो मूर्धन्य होता है, त वर्ग दंतस्थ होता है, और प वर्ग होता है वो होष्ठ। तो इसमें से देखिए दोस्तों, ट ठ ड ढ, तो इस प्रकार के क्रम में, है ना, ये जो मूर्धन्य वर्ग है वह आपका ढ है, मूर्धन्य में आता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये मूर्धन्य अक्षर होगा। अगला प्रश्न है 15वें नंबर पर, निम्न में से ऊष्मीय वर्ण कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम उष्ण व्यंजन, है ना, तीनों स है, स, श, स और ह, हम यह उष्ण व्यंजन में आता है ना। और ये जो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो बिल्कुल गलत है ना। डी आपका अंतस्थ व्यंजन में आता है, य व र ल। तो इसमें का जो उष्ण व्यंजन है, ए ऑप्शन सही है, स, ह, यह उष्मीय व्यंजन है। 16 नंबर पर, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं, जो क वर्ग है वो कंठस्थ होता है, च वर्ग तालु से होता है, च में आपका च, च, छ, ज, झ, है ना, अड़ा होता है। इसी प्रकार आपका त वर्ग होता है और ट वर्ग होता है। तो ट वर्ग आपका मूर्धन्य, त वर्ग दंतव्य होता है, और प वर्ग होष्ठव्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें पूछा गया है कि तालु से होता, तालु से आपका च, छ, ज, झ, है ना। तो ये जो च वर्ग है, च वर्ग में आपका छ आएगा, तो ये तालु में, तालव्य में आपका छ सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, छ। बहुत ही सुंदर प्रश्न दोस्तों 17वें नंबर पर आपके स्क्रीन पर है, इनमें कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पे विदुषी, विदुषी, सी नंबर पर है विदुषी, और डी ऑप्शन पर है विदुषी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है वे सही है, ठीक है, शुद्ध शब्द है ए, विदुषी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 18वें नंबर पर, सुंदर का विलोम है। सुंदर शब्द से हमें भली भांति परिचित हैं, इसका अर्थ क्या होता है, सुंदर, बहुत ही सुंदर दिखने वाले रूप, ठीक है। और इसका जो विलोप है, विलोम शब्द है ना, जो अच्छा दिखने वाले को सुंदर कहते हैं, जिसका कोई रूप ना हो, ठीक है, जिसका कोई रूप ना हो उसे कुरूप कहते हैं। तो इस भाव से आप इन ऑप्शन में से देखेंगे, है ना, तो ए ऑप्शन आपका सही है, कुरूप। दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया है इसमें, जो कि
जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, जो दोस्तों जो स्वतंत्र हो, जो उच्चारण करने में स्वतंत्र हो उसे स्वर कहते हैं। स्वर क्या है? अपने आप में स्वतंत्र होता है। और जो स्वर की सहायता से उपयोग किया जाता है ना, जो स्वर की सहायता से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वर वर्ण दिया है, अनुस्वर वर्ण। अनुस्वर वर्ण दोस्तों जो अंग का मात्रा होता है, अंग होता है, अंगूर का अंग, ये अनुस्वर है। जो हमारा जो उच्चारण स्थान है वे नाकों से उच्चारण होता है, अनुस्वर अंग, है ना। अयोग वाह वर्ण अंग और आहा अयोग वर्ण अक्षर है। तो व्यंजन वर्ण यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, व्यंजन वर्ण, जो कि स्वरों की सहायता से बोला जाता है, स्वरों की सहायता से उसका उपयोग किया जाता है। संधि में हम पढ़े हैं दोस्तों, है ना, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और ये स्वर संधि। तो यहाँ पे देखिए जो व्यंजन है आपका सही उत्तर होगा। जिसमें लिंग वचन तथा कारक से कोई विकार नहीं होता क्या कहलाता है? ए ऑप्शन प्राणीवाचक, बी अव्यय, सी निपात, डी संपात। तो यहाँ पे लिंग वचन कारक से वह शब्द जो बदलता नहीं है, ठीक है, जिसका जो अविकारी है, जिसका रूप नहीं बदलता, किसी भी कारण से भी, किसी भी वजह से भी वह अपने स्वयं में निष्ठापूर्वक रहता है, वो बदलता नहीं है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तो वो ऐसे शब्दों को, ठीक है, विकार नहीं होता, क्या कहलाता है? तो वो अव्यय कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 22वें नंबर पर आपका प्रश्न है निःशुल्क में उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय हम जानते हैं। उपसर्ग जो शब्द के अग्रभाग पहले भाग में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनता है, ठीक है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे निःशुल्क में उपसर्ग होगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, जो कि निह धन शुल्क निःशुल्क होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है अच्छाई शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? दोस्तों अभी हमने 22वें प्रश्न पर हमने बताया कि शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसी प्रकार ये जो अच्छाई शब्द है, अच्छाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा धन आई, ठीक है, अच्छा धन आई, इसको संधि विच्छेद करोगे, इसको विग्रह करेंगे, तो यहाँ पे ये आपका शब्द और प्रत्यय का ज्ञात होता है। तो इसमें ए ऑप्शन है आई, ये आपका सही है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण औष्ठव्य नहीं है, औष्ठ्य नहीं है? तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका जो औष्ठव्य है, जो एक तो प फ ब भ, ये 5 होस्ट है, साथ ही साथ इसका उ और बड़ा उ ये भी आपका होष्टव्य में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका उ है, बी ब आपका उस वर्ग में आता है, सी बड़ा उ ये भी होष्टव्य वर्ग में आता है, आ है दोस्तों ये आपका होष्ट वर्ग में नहीं आता, तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा आ। बहुत ही सुंदर प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 25वें नंबर पर निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि यहाँ पे देखेंगे विसर्ग संधि में हमने संधि पढ़े हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है निरंतर, महिष, जगदीश, दिग्गज। तो दोस्तों यहाँ पे दिग्गज मतलब होता है दिक धन गज, तो ये व्यंजन संधि में आता है। जगत धन ई दिश, जगदीश व्यंजन संधि। इसमें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नियंतर, निरंतर। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है श्याम सुंदर में कौन सा समास है? ए ऑप्शन तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास। समास को आप क्लियर पढ़ने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसमें आपको समास को बहुत विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, डी कहीं भी, तो हम विराम चिन्ह बेस होता है दोस्तों, जिसमें हम वाक्य को शुद्धता बनाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें अलग अलग विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग तभी लगाते हैं जब वाक्य के अंत हो जाता है, अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। तो उज्ज्वल, उज्ज्वलन, उलझन। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। जो उज्ज्वलन में दोनों ज है वो आधा होता है, पूरा ज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्ज्वलन। दोस्तों 29वें नंबर का प्रश्न है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होगा, अल्प मतलब बहुत कम, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा बहुसंख्यक, मतलब बहुत। ठीक है, बहुसंख्यक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बहुसंख्यक। अगला प्रश्न है 30वें नंबर पर दिन रात एक करना का अर्थ है। तो ए ऑप्शन है कठिन परिश्रम करना, बी बहुत सोना, सी जगे रहना, डी चिंता होना। तो दोस्तों दिन रात एक करना मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, दिन रात एक कर देना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है। दोस्तों हमने इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास हमने कर रहे हैं, जो कि ये भाग 1 है। हमने इसी से रिलेटेड भाग 2 का भी अगले वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें आपका जितने भी एग्ज़ाम हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। तो आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो दोस्तों भरत मुनि ने रस का रचना किया है, जिसमें काव्य को पढ़ने में, सुनने में, समझने में बहुत ही जो आनंद हमें अनुभूति होती है, रस कहते हैं। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार ये जो रस है वो 8 रस माना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 रस। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।